बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान है, एलामी है, उसमें कहा गया है कि 3 साल मज़ीद उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा किया गया है। और ये जो फ़ैसला है ये ख़त्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए किया गया है। ये आज की सबसे अहम खबर है। किस कदर अहम ये फ़ैसला है, इसके असरात क्या मुरतब होंगे, और इस फ़ैसले के ऊपर मुख्तलिफ़ जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, उनका क्या कहना है और मुख्तलिफ़ तज़कियाकार क्या कहते हैं, इस बाबत भी हम तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन साथ में वादी जन्नत नज़ीर जो मुसलसल बनी है दर्द की तस्वीर, उसका जिक्र भी होगा, क्योंकि वहाँ से शामी साहब दी अटलांटिक ने एक तबसरा किया आज कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर वो ख़ित्ता है जहाँ ख़बर बाहर नहीं निकल पा रही। और AFP के मुताबिक एक वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट को उन्होंने कोर्ट किया, जिसका नाम उन्होंने लेना पसंद नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर बात उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। 4000 से ज़ायद कश्मीरी हिरासत में लिए गए हैं, जेलें कम पड़ गई हैं। और फिर जो कश्मीरी एक्टिविस्ट शैला रशीद के जो ट्वीट सामने आए, जिसमें उन्होंने शोपियाँ के इलाके का जिक्र किया, कैसे वहाँ पर नौजवानों पर तशद्दुद, माइक लगा कर अहले इलाका को सुनाया गया ताकि खौफ व हरास फैले। तो मकबूजा जम्मू कश्मीर का तफसील से भी जिक्र होगा। लेकिन सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। शाम साहब, ये जो 16 बलोच रेजिमेंट है, ये बड़ी खुशकिस्मत यूनिट है पाक फ़ौज की। वैसे तो हर यूनिट के पास कई एजाज़ात हैं, लेकिन मैं ये देख रहा था कि 24 अक्टूबर 1980 को जनरल साहब ने कमीशन हासिल किया और 16 बलोच रेजिमेंट में आए। ये वही रेजिमेंट है जहाँ से जनरल याहिया ख़ान, जनरल असलम बेग और जनरल कियानी इसी रेजिमेंट के से वो में आए और फिर आगे आर्मी चीफ बने। ये टेन्योर तो उनका ख़त्म हो रहा है नवंबर में। जी हाँ। और अब है अगस्त का महीना। जी हाँ। तो 3 महीने पहले हाँ ये ऐलान किया गया है। इससे पहले जब जनरल आसिफ नवाज की तकर्री हुई तो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग जो थे, उनसे कुछ खटपट चल रही थी नवाज शरीफ साहब की। तो फिर उन्होंने कुछ अरसा पहले ही ऐलान कर दिया जनरल आसिफ नवाज की तकर्री का। आमतौर पर तो होता है कि जब टेन्योर ख़त्म हो रहा होता है उससे चंद रोज़ पहले ऐलान होता है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो जनरल साहब तो 3 महीने पहले जी ऐलान किया गया कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। यानी अफवाह जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हो गई पहले ही। ठीक हुआ। तो हमारे जो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी है, उनको भी इस तरीके से एक्सटेंशन मिली थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने रात गए जी ऐलान किया था टीवी पर आकर कि उनको 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की गई। जी हाँ। तो जब सुबह उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, सदर का टेन्योर जो है 2013 में ख़त्म हो रहा है, वज़ीर आज़म का टेन्योर भी 2013 में ख़त्म हो रहा है, और चीफ जस्टिस भी शायद 2013 तक रहेंगे। तो फिर मुनासिब समझा गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी 2013 तक रहे, यानी 2010 में उनको एक्सटेंशन दी गई। मैं साथ खुश आमदीद कहता हूँ प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप जनाब कामरान खान साहब को। खान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तो खान साहब, आपने ये फरमाया है कि 2 जनरल्स जो हैं उनका तकर्रर होगा 4 स्टार जनरल के तौर पर। तो ये क्या नया ओहदा क्रिएट होगा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का? वैसे तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा पाकिस्तान आर्मी में रहा है और हमारे सामने कई मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल एक बहुत इम्पोर्टेंट आला ओहदेदार ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा दोबारा रिवाइव करने की कोई तजवीज़ जो है वो हॉटली अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं, क्योंकि ये बहुत अहम ओहदेदार है और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि इस किस्म की तजवीज़ है कोई अंडर कंसिडरेशन नहीं है, तो हम उसको उसी जगह पे लेते हैं और इस पे मैं मजीद इंसिस्ट नहीं करना चाहूँगा। जो मुझे जब बताया गया था, जो मुझे जरियों ने बताया, वो बहुत अहम थे। लेकिन बहरहाल उस बहस में जाए बगैर ये अभी इसमें बहुत टाइम बाकी है और ये आपके इल्म में है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जनरल बाजवा की जो टर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की है वो
मुकम्मल होगी, उसके बाद उनकी नई टर्म 3 साल की शुरू होगी। वही तारीख है जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की टर्म पूरी होगी, उसके बाद नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आएंगे। जाहिर है कि एक ओहदा तो वो खाली हो गई चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का, तो वो पोजीशन जो है वो उस वक्त के लिहाज से बढ़ जाएगी। उमूमन यही होता है कि जब नवंबर की ये तारीख आती है तो 2 पोजीशंस 4 स्टार जनरल की क्रिएट होती है आर्मी में, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की। लेकिन जनरल कियानी की जब एक्सटेंशन हुई या जनरल मुशर्रफ अपनी एक्सटेंशन करते रहे, तो उस दौरान जो था वो एक ओहदा क्रिएट हुआ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा गया है कि वो तजवीज नहीं है और फिलहाल वो कंसल्टेशन नहीं है, और इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए जब नवंबर आएगा और चेयरमैन जॉइंट अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। और बाजवा का कहा ही गया कि 3 साल की उनकी एक्सटेंशन है, तो हम उस वक्त देखेंगे इसको। तो खान साहब, आप उन तजज़ियाकारों में से हैं जिन्होंने बहुत इब्तदा ही में ये बात कही थी और तजवीज़ पेश की थी एक लिहाज से आगे तसलसल जारी रहना चाहिए, तसलसल जो है रहना चाहिए, और जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इसके कितने फ़ायदे जो हैं पाकिस्तान को हासिल होंगे? और जब ये बात आप कह रहे थे, आपकी नज़र में यानी क्या उस वक़्त ये मुस्तकबिल को आप किस तरह देख रहे थे? शामी साहब, जब मैंने ये बात कही अपने प्रोग्राम में और ट्वीट्स की, उस वक्त मुझे ये खबर मिली थी, मुझे बिल्कुल ठोस इत्तला मिल गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सिलसिले में फैसला कर चुके हैं। वो जब मैंने ये बात कही थी तो उस वक्त जाहिर है कि एक मोहताज सहाफ़ी की हैसियत से मैंने 2 टोक ऐलान नहीं कर दिया था, क्योंकि उसमें कोई शक भी नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी बुनियाद यही थी। और उसकी सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि देखिए सामी साहब, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत ही आजमाइश के दौर से गुजर रहा है, सियासी अंदाज से भी, स्ट्रेटेजिक अंदाज से भी और मईशत के हवाले से भी। वो आजमाइश है जिसको कि यकीनन हम सही मायनों में आजमाइश कहना चाहिए। और ये वो वक्त है कि जब जो इस वक्त हुकूमत है, जो सियासी हुकूमत है, वो उसकी जो इस वक्त सियासी पोजीशन है वो यकीनन बहुत वीक है। एक तो अददी एतबार से पार्लियामेंट में, पंजाब असम्बली में पीटीआई की कोई बहुत मजबूत पोजीशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल में, इस दबाव की कैफियत में बहुत मुश्किल फैसले कर रहा है, खासतौर पर मईशत के एतबार से, टैक्सेशन के फैसले, बजट के फैसले, IMF का प्रोग्राम। और इसमें जो है वो यकीनन इस साल जो है वो लोगों पर महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ डालना है और एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से एक आम पाकिस्तानी को गुजरना है। इस पूरी सूरत हाल में एक सियासी तौर पे बहुत ठोस हुकूमत ना होना और ऐसी आजमाइशी मुश्किल सूरत हाल में अवाम का होना, उस हुकूमत के लिए जरूरी ये है कि उसके इस्तेकाम के लिए कि वो अकेली वो इस बोझ को नहीं उठा सकती। इसके लिए जरूरी है कि हर लिहाज से पाकिस्तान जो है इस पूरी मुश्किल कैफियत, जिसका पूरा अहाता स्ट्रेटेजिक, माशी और हम जो भी इस खित्ते की सूरत हाल उस हवाले से देखें, तो जरूरत यह है कि पाकिस्तान में ये कुव्वतों का इश्तराक हो, इश्तराक अमल हो और ठोस हकीकी बुनियाद पे एक पेज पे फौजी और सिविल क़यादत जमा हो और उसके लिए तसलसल हो। तो गोया इस इक़दाम से या इस फैसले से जो हुकूमत के मुखालिफ अनासर हैं उनको भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि मामलात जो हैं उनको तब्दील करना या उनसे उलझाव पैदा करना कोई इतना आसान नहीं होगा, उनको सोच समझकर अपने फैसले करने चाहिए। यकीनन अगर उनको इस सिलसिले में कोई शक है तो वो शक अब तक दूर हो गया होगा या हो जाना चाहिए। और देखिए इस वक्त पाकिस्तान इस बात का इसमें गुंजाइश भी नहीं पैदा हो सकती कि यहाँ पे कोई सियासी तूफान बपा हो जाए, सियासी भूचाल पैदा हो जाए, क्योंकि इस पूरे सियासी भूचाल पे पाकिस्तान जो है वो जो जिस दबाव का सामना कर रहा है उस पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, जो मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई है, पाकिस्तान में पहली बार नहीं दी जा रही, वो इसकी वजह यह है कि इस वक्त इन तमाम मामलात में जिस तरह से फौज ने अपने आप को समोया है, पत्ते पर्दा में रहते हुए, माशी मसाइल के हवाले से, मुश्किल फैसले करने के हवाले से, FATF के हवाले से, फिर भारत से जो इस वक्त मसाइल हमारे चल रहे हैं उस हवाले से, मगरिब के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से,
वो यकीनन जब एक लीडरशिप की चेंज आती है, शामी साहब आप अगेन मुझसे ज्यादा जानते हैं कि वो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। नए लीडर की अपनी तरजीहात होती हैं, उसकी अपनी पर्सपेक्टिव होता है, एक ना उसका नुक्ता नजर होता है, और फिर उसको एडजस्ट होते होते टाइम लगता है, और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस वक्त उसमें कोई ब्रेक आए। मगर खान साहब, हमारी तारीख ये भी तो बताती है ना कि अगर जो सियासी मामलात को सुलझाना जो है वो सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है, और अगर वो उसमें नाकाम हो जाए और तदबीर साजी न कर सके तो फिर उसके लिए जो मुश्किलात पैदा होती हैं उसमें फिर फौज जो है वो उनको हल नहीं कर सकती। हमारा माजी जो है इस बात की शहादत देता है। यकीनन शाही साहब इसमें ये इसकी गवाही जरूर देता है, लेकिन इस बात की भी गवाही देता है कि कम अज कम हालिया तारीख में कि हमारी सिविल और जो जमहूरी जो लीडरशिप होती है उसकी सकत, उसकी कुव्वत, और फिर काफी अंदाजों से उसकी तैयारी और उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो मुस्तहकम नहीं होता, या उसकी अपनी सियासी कुव्वत इतनी मुस्तहकम नहीं होती, और अगर होती है तो वो उसके नशे में चूर हो जाता है, जिसकी वजह से कि वो अपने पाँव पे खड़े रह सके। और इस पूरी सूरत हाल में होता यह है कि एक दूसरी सियासी कुव्वत जो है वो फौज से रुजू कर लेती है, और फिर फौज को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश करती है जो 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 मुखालिफ कुव्वत होती है। तो ये जो सियासतदानों की आपस की लड़ाई होती है, इसमें हमेशा जो है अगर फौज एक जानिब खड़ी होती है तो दूसरी जो कुव्वत होती है सियासी वो उसको अपनी जानिब राग़िब करती है, फिर मुश्तरका कोई नुक्ता नजर हो जाता है, और फिर हालात मतलब जैसे हमने देखा भुट्टो साहब के दौर में कि जनरल ज़ियाउल हक और दूसरी फौजी क़यादत पूरी तरह उनके साथ खड़ी थी, बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया। लेकिन जब लाहौर में हालात बिगड़ गए और वो एक 3 जो ब्रिगेडियर्स थे उन्होंने हुक्म इस्तीफ़े दे दिए, तो उसके बाद फिर फ़ौज को भी अपने आप को संभालना पड़ा और तब्दील करना पड़ा, और एक मुख्तलिफ राय जो है फिर कायम हुई। तो यानी बुनियादी बात तो जो सियासी लीडरशिप है उसको ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि सियासी हालात बिगड़ते रहें और वो उनको उनके हाल पे छोड़ दे। जी हाँ, और जब ये वक्त आया कि जब अवाम से गोलियां चलाने से तो फौजी अफसरान ने इनकार कर दिया, उससे पहले पुल के नीचे से पानी बहुत निकल गया था शादी साहब, बहुत वक्त गुजर चुका था, हालात में उस वक्त तक तो बहुत खराबी हो चुकी थी और वो फौज की गिरफ्त से बाहर निकल चुके थे हालात। तो इसमें अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल यकीनन उससे मुख्तलिफ है, और अभी से जो है वो पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल फैसले करने उसकी इब्तिदा हो चुकी है, और यकीनन पस मंजर में बहुत सारी चीजें हो रही है जो खित्ते में आगे चल के जरूर दिला रही है कि सुधार का बाइस बन सकते हैं। हमारी एक पाकिस्तान के एक इंतहाई बालग नजर दानिश्वर के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे इमरान खान साहब को कि अपोजिशन से उनके जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी को किस तरह लाया जा सकता है, और क्या इसकी जरूरत महसूस नहीं करते हैं आप? यकीनन शामी साहब देखें, पाकिस्तान की अपोजिशन के बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जो यकीनन करप्शन के मामलात में और इल्जामात से आलूदा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपनी समझता हूँ कि ऐसी लीडरशिप में ऐसे लोग मौजूद हैं जो काफी बेहतर हैं, कदरे बेहतर हैं, और उतनी ही बेहतर है जितनी पीटीआई की मेन लीडरशिप है, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब हैं या मिर्जा इस्माइल हैं या इस तरह के दूसरे कई लोग हैं। तो ये यकीनी तौर पे ऐसी ऑपोजिशन को जो कि टेंटेड नहीं है, जो कि किसी भी लिहाज से टेंटेड नहीं है, तो उस पर अरसा हयात कम करना किसी सूरत में मुनासिब नहीं है, और किसी भी सूरत में वो ये चीज मुनासिब अमल नहीं है। और अब इस सिलसिले में यकीनन ये देखना होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है उसको पनपने के लिए बाकायदा जो अपोजिशन है उसको सांस लेने का मौका मिलता है यानी। मगर अफसोस की बात यह है कि हम जिस दुनिया में और जिस जमाने में रह रहे हैं वहाँ पे अंदाज़े हुकूमत और हुक्मरानी जो है बदल चुका है। आप तुर्की ले लें, आप मिस्र ले लें, आप भारत ले लें, आप खुद अमेरिका ले लें, मीडिया की आज़ादी हो या अंदाज़े हुक्मरानी हो, उसमें जो हिज़्ब मुखालिफ है या जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसको पनपने का कहीं मौका देना जो है वो आज का चलिए ऐसी हवा जिसमें इसकी गुंजाइश। अच्छा खान साहब, ये देखिए कि ये जो फैसला है
ये 3 माह पहले किया गया है, जबकि भारत के साथ कशीदगी भी है, अमेरिका के साथ मामलात भी चल रहे हैं। अभी हालिया एक दौरा अमेरिका का हुआ, बड़ा कामयाब रहा बज़ाहिर, फिर अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का इनकलाब भी है। तो ये बहुत पहले ये फैसला करना जो है, टाइमिंग उसकी, वो किस कदर सिग्निफिकेंट है और उससे क्या मैसेज आता है अक्रॉस द बोर्ड? अजुल भाई देखिए, इसमें मेरे नजदीक जो यूसुफ रजा गिलानी ने जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी थी, उन्होंने 22 जुलाई को दी थी, और वो तो इससे भी पहले तकरीबन 4 महीने पहले। आज 19 अगस्त है, तो वो इसलिए कि जो आखिरी 3 महीने होते हैं इसमें चैमेगोइयां शुरू हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर टॉप जो हायरार्की है उसके अंदर चैमेगोइयां होने लगती हैं, अंदाजे लगने लगते हैं। फिर एक फौज का निजाम होता है कि जो यूनिट्स हैं या जो फॉर्मेशन हैं वो फेवर के लिए बुलाना शुरू करते हैं। तो वो उससे पहले कि वो माहौल शुरू हो, मैं समझता हूँ कि उस माहौल से पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री के, अगर कोई मैसेज दें कि ये पाकिस्तान के अंदर मैसेज देना जरूरी नहीं है, पूरी दुनिया को मैसेज देना था कि पाकिस्तान से इस वक्त जो फैसला साजी हो रही है वो जुड़ी हुई है, वो एक पेज पर है, हम यकसा हैं और एक हम आहंग हैं। तो वो मैसेज बहुत जल्द देना, और यानी कि जो जिस वक्त के चैमेगोइयां शुरू हो उस वक्त देना इंतहाई जरूरी था। मेरे नजदीक बहुत ही मुनासिब टाइम है जिसमें उन्होंने दिया, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी ने तो 4 महीने पहले 22 जुलाई को उन्होंने जनरल कियानी को एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान खान साहब। अभी ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी सरदस्त बात कर लेते हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की हम ये बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। कामरान खान साहब अपना तबसरा करें, उससे पहले शामी साहब ने अपने राय का इजहार किया। ये फरमाइएगा, ये 16 बलोच रेजिमेंट, इसका मैंने जिक्र किया पहले, बड़ी खुशकिस्मत यूनिट है, बड़े अच्छे अफसर पैदा करते हैं यूनिट, यानी तीसरे ऐसे जर्नैल हैं जो आर्मी चीफ बने हैं इसी यूनिट से इनका ताल्लुक है। क्या खास बात है इसकी? देखिए, कुछ यूनिट्स की ट्रेडिशंस में डेवलपमेंट ऑफ ऑफिसर्स का एक सिस्टम तय हो जाता है, और फिर जब एक सीनियर ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि पीएमए से पास आउट होने वाले जो कैडेट्स हैं उनमें से कोशिश करें कि जो बेहतरीन कैडेट्स हैं वो पिकअप कर लें, और कैडेट्स भी ये देखते हैं कि कौन सी यूनिट्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको आइडियलाइज करते हैं उनको, तो कैडेट्स भी कोशिश करते हैं वहां पे जाने की। सही। ये 16 बलूच इस लिहाज से लकी यूनिट है। देखिए, उनका जो चीफ था उसको 3 साल के लिए नया चीफ मुकर्रर कर दिया गया। 16 बलूच को भी मुबारक हो और चीफ को भी बहुत मुबारक हो। किस कदर अहम ये डिसीजन है जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि असूली तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ऐसे फैसले जो इंस्टीट्यूशन है उसके लिए बेहतर नहीं होते। ठीक। और जो आने वाला है नए लोग जो टीम आती है उसका एक खास मकसद है कि 3 साल का जो टेनोर रखा गया है, उम्र के अलावा एक ये भी है कि नया आदमी नए आइडियाज के साथ आता है और वो सारे सिस्टम को अपने एक नए अंदाज से चलाता है और सारी इंस्टीट्यूशन को वो करता है। जिससे कि देखिए, जनरल कियानी उसके बाद जनरल रहील आए, उनका अपना एक अंदाज था, जनरल बाजवा का अपना एक अंदाज था, वो तो एक पहलू है उसका। और उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो प्योरली ये डिसीजन सही नहीं है। लेकिन इस डिसीजन को इस लिहाज से अगर आप छोड़ के देखिए, पाकिस्तान जिस हालात में बरूजी हालात हैं, खास तौर पर आप देखिए कि भारत की तरफ से जो शर्तंगेजी की गई है और जिस तरीके से कश्मीर में मजालिम ढाए जा रहे हैं, और कश्मीर का लगता यूं कि आतिफ पेशाब फटने को तैयार है, और फिर जो का एक नाहल किस्म का वजीर दिफा है जिसने अगले दिन बड़े खुले धमकी दी है कि भाई हम वो नो फर्स्ट यूज का जो है वो हम खत्म करने का सोच रहे हैं। यानी कि उसने पाकिस्तान को, भारत को और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि भाई हम इस हद तक जाने को तैयार हैं अपने इक़दाम को सपोर्ट करने के लिए। और इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री क़यादत है या वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत अहम फैसले कर लिए होंगे, और वो फैसले अब उनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ रहा है सामने। देखिए, और अगर 2-3 महीने इस सिलसिले में है भी बहुत अहम, और अगर भारत इस सिलसिले में कोई इक़दाम उठाता है और उसमें आप कोई ऐसा चेंज करते हैं तब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। हमारा एक बहुत टफ तजुर्बा है इस सिलसिले में। हम श्योर शामी साहब को याद होगा कि 65 में एक बड़े नाजुक मौके पर कमांड चेंज कर दी गई थी। जनरल अख्तर मलिक साहब को छोड़कर उनको हटाकर जनरल याहिया को ले आए थे, और वो 24 घंटे जो थे वो पाकिस्तान का जो ऑफेंसिव कामयाबी की तरफ जा रहा था उसको बहुत बड़ा झटका लगा। और
उस वक्त अगर जनरल मलिक रहते वहां पे तो शायद ये पॉसिबल था कि पाकिस्तान आज ये जो कश्मीर का क्राइसिस है ये किसी और यानी जनरल साहब आप ये कह रहे हैं कि मैदान जंग में कमान तब्दील नहीं की जाती और ना घोड़े बदले जाते हैं अचानक? जब खास तौर पर आप रेस में शामिल हैं और रेस पूरे जोरों शोर से जारी है, जी हाँ, उस वक्त आप चेंज करेंगे फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप। जनरल साहब, ये जो उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान का फैसला था, ये दानिस्ता फैसला नहीं था। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे वो घबरा गए थे पेशकदमी से और इसलिए उन्होंने कमांड जानबूझकर तब्दील की कि आपकी पेशकदमी रुक जाए। जी, ये देखिए, इसके एक पहलू तो बड़ा आपने सही फरमाया कि वो समझ रहे थे कि शायद एक तो देखिए इस लेवल पे उनको ख्याल ये था कि हो सकता है जनरल मलिक बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर लें और नेक्स्ट जो उनके जहन में था वो चीज ना बन सके, और जनरल याहिया को भेजा गया और इसीलिए खास तौर पर और ये फैसला डिले हो गया फिर। अच्छा, और मुझे तो लगता है कि जनरल याहिया को इसी का रिवार्ड मिला वो उनको जब कमांडर इन चीफ बनाया गया बाद में। जी, उन्होंने जाकर जिस तरीके से ऑपरेशन डिले हुआ, अखनूर हमारे हाथ में था, वो निकल गया हमसे, उसके बाद हम बहुत आगे जाने के लिए तैयार खड़ी थे, तो बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का इससे। चले, और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जब हमने तब्दीली की जिसका नुकसान हुआ हमारे मुल्क को भी और जहाँ जिसने भी की इस हालात में। लेकिन दूसरी जंग अजीम में जनरल मैकार्थर को उन्होंने रिटायरमेंट के बाद बुला के दोबारा 5 स्टार जनरल बनाया ताकि कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल ठीक जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सूरत हाल का तकाजा यही है कि ये फैसला किया जाता है और ये फैसला किया जा चुका है। शामी साहब, आप जरा जनरल बादल साहब को जो अभी जारी टेन्योर है उसका भी जायजा लेंगे ना, कैसा गुजरा? एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, वो क्या? ये जो खत मैं देख रहा हूँ ना इमरान खान साहब का, हाँ जी, ये मुझे कोई अजीब सा खत लग रहा है, या तो कोई इंटरनल नोट है। हाँ। इस तरीके से खत तकर्रुर जारी नहीं होता। हाँ। और डॉक्टर जावेद असगर साहब ने मुझे कहा ये फेक है। नहीं, फेक तो नहीं है। अगर ये कोई इंटरनल नहीं, ये तो एडवाइस जाती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट की तरफ से फिर वो एक फरमान जारी होता है। इस तरीके से ये यानी और कैबिनेट इसको मंजूर करती है पहले, फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस जाएगी, या तो कोई इंटरनल एक नोट है मतलब ये, लेकिन ये नोट जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इस तरीके से ऑफिस से जारी हुआ है बाकायदा। इस तरीके से ये तकर्रुरी नहीं होती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये इस बाकायदा सदर मुमलकत इसके मजाज हैं और उन्हीं के नाम पर हुक्म जारी होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जो टेन्योर रहा है अभी तक, जो भी ख़त्म नहीं हुआ, और उसमें वो कैसा गुजरा, उसमें कौन से अहम चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश थे, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की बड़ी खबर, जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। शामी साहब, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी सब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम साहब। चौधरी साहब, ये कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है इसमें, इस फैसले में? साइंस और टेक्नोलॉजी का हिस्सा तो हर जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनका तो हर जगह में होता है, हर चीज में होता है। तो आप देखें इंशाल्लाह। यानी साइंसी तज्जिया तो बता रहा होगा ना कि कोई इस्तेहकाम आएगा और यानी जमीन और आसमान जो है। देखिए शामी साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में जो फौज है उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है पॉलिसी में, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी है। यहाँ इस वक्त जो ट्राइका है हमारा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यहाँ पे जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन है वो एक तारीखी मौका देगी हमें कि ये जो गुत्थी है इसको हम सुलझाने की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जिस तरीके से हमारा जो सिक्योरिटी पैराडाइम पाकिस्तान में मसला क्या होता है, आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप से इमरान खान मिलते हैं या जनरल बाजवा साहब जाके किसी और से मिलते हैं, तो ये उनके ज़हन में नहीं होता कि इनसे हम बात कर रहे हैं तो दूसरा पता नहीं क्या करेगा। एग्जैक्टली पता होता है कि जो इमरान खान कह रहे हैं वही फौज की भी सोच होगी और जो फौज कह रही है वही इमरान खान की भी सोच होगी। तो ये जो एक हमारा सिक्योरिटी पैराडाइम में एक स्ट्रेंथ है कि सिविल और मिलिट्री एक पेज के ऊपर है, एक तो उसको तकवीत मिलती है, दूसरा ये जो जिस वक्त जिस किस्म के जो हालात हैं उसकी जो सीरियसनेस का इदराक है
वो एक हुकूमत की तरफ से हुआ है। मैं समझता हूँ जो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी या तोसी थी, वो उसको जल्दी करना इसलिए अच्छा था कि कोई इसमें और आगे जो है वो र्यूमर्स ना आए, साचे ना हो, बात ना हो। बाकी ऑब्वियसली आपको पता ही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पोस्ट है पाकिस्तान में बहुत ही क्रूशल पोस्ट है, बहुत उसकी अहमियत है। तो चौधरी साहब, अब आप मुतमईन हैं कि अपोजिशन को ज्यादा शिद्दत से रगड़ा लगा सकेंगे? देखिए, अपोजिशन को कोई शिद्दत से लगाना या ना लगाने का इशू ही नहीं है। हमारे मुल्क में जो करप्शन का नैरेटिव है, हमें वोट उसके ऊपर मिला है। वो जो केसेस हैं वो हमने बनाए नहीं हुए। रगड़ा तो तब होता जब हम अपना कुछ सैफुर रहमान टाइप लगा के तो एहतसाब कर रहे होते। अब इनके अपने लोग लगाए हुए हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करने वाले लगे हुए हैं, केस भी अपने खुद ही बनाए हुए हैं। हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर ये बाहर जाना चाहते हैं, सेक्शन 9B नैब ऑर्डिनेंस का बिल्कुल वाजे है, उसमें आए, पैसे वापस करे और अल्लाह खैर। तो आप ये तो नहीं कि अपना वो कहते हैं कि पराठे, तले हुए पराठे वो भी दो चोपड़ियां वो भी दो। ये पैसे का तयन हो गया है कि किसके पास किसके नाम कितना निकलता है, या ये सिर्फ आपका गेस वर्क है अभी तक? नहीं, पैसे का तयन क्यों नहीं हुआ? जब आपने 16 जो कंपनीज है नवाज शरीफ साहब की, जो अल अजीजिया से लेके और हिल मेटल कॉर्पोरेशन और फिर जो प्रॉपर्टीज हैं वो $3 बिलियन की हैं। इसी तरीके से ये जो जरदारी साहब के टोटल अकाउंट है, जो 5000 अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, वो 5000 करोड़ की हैं। तो जो इनिशियल आपके पास केसेस हैं वो तो सामने है ना, उसमें तो सब ये कहते हैं कि कोई साइंसी मालूमात नहीं है, ये सियासी मालूमात है, सियासी अंदाजे हैं आपके। नहीं, कोई सियासी नहीं है जी। आप उठाइए ना, जो आपका JIT बनी थी उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें ये फिगर्स की तस्दीक नहीं होती। नहीं, क्यों नहीं तस्दीक होती? सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, उसमें तस्दीक वाली कौन सी बात है? ये देखिए शामी साहब, एक फर्क है बड़ी, आप जेहन में रखिए। पहले मुकदमे बनते थे कि किसी को पकड़ लिया, उसको मार लिया, उसने कोई बयान दे दिया तो चले केस बन गया। यहाँ पर तो कोई ओरल एविडेंस तो है ही कोई नहीं है। दोनों के ऊपर, जो नवाज शरीफ के ऊपर जरदारी के केसेस है, शहबाज शरीफ के बाकियों के केसेस है, सारे के सारे केसेस बैंकिंग एविडेंस के ऊपर है और बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। किसी का कोई ओरल एविडेंस का तो केस कोई नहीं है। चलें, ये तो खैर मुल्क की सियासत का जिक्र था ना, हम बात कर रहे थे बुनियादी तौर पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन। चौधरी साहब, ये जो हालात व वाक़यात हैं और जो मिसाली हम आहंगी जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि पाई जाती है, ये उसका तकाजा था कि ये फैसला किया जाता? जी देखिए, इसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं था ना, क्या फैसला और आपने करना था। उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के ऊपर हालात आपके सामने हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कल कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तालिबान से मुआहदा साइन हो जाएगा। सही है। अब जो जनरल बाजवा है, आप जहाँ पे भी आप पिछले 3 साल की जो पाकिस्तान का सारा जो सिक्योरिटी पैराडाइम है वो उनका तय किया हुआ है, वो उन्होंने उसके वो कलीदी किरदार है। अब अगर आप ये कहें कि कंक्लूजन में वो ना हो तो वो बड़ा एक मेरे ख्याल में एक मज़ाक़ खेज बात होती कि जो उस सारा कलीदी किरदार है वो कंक्लूजन में ही ना हो। तो जनरल बाजवा से यकीनन एक बहुत बड़ी तक़वियत मिलेगी। जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है का पैराडाइम है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है, उसको एक बहुत तक़वियत मिलेगी। बहुत शुक्रिया जनाब फवाद शोएब साहब। शब्द ये देखिए कि अफ़गान सरहद पर बाढ़ की तनसीब का मामला हो, सिक्योरिटी पॉलिसी की तश्कील का मामला हो, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, या असलहे से पाक मुआशरे के लिए कोशिशें, करतारपुर राहदारी बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर ये तमाम तर जो माइलस्टोन्स हैं ये जनरल बाजवा के टेन्योर में ही हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ जिक्र आज भी हो रहा था, दोबारा से मैं करना चाहूँगा कि जो मिडल ईस्ट में जो हमारे ताल्लुकात में एक निस्बतन सर्द मोहरी थी, उसको भी तोड़ा जनरल बाजवा साहब की सर्द मेहरी फ़ौजी सिफारतकारी ने। इसी तरह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी जो एतमाद का फुकदान होता था कि यानी इस्लामाबाद से कुछ और गुफ्तगू की जाती थी, रावलपिंडी से कुछ और गुफ्तगू की जाती थी, वो भी मामला इन्हीं की वजह से ख़त्म हुआ है। तो क्रेडिट तो है उनकी टाइमलाइन पर, उनको भी है क्रेडिट, और जो सियासी लीडरशिप है उसको भी है। बिल्कुल, दोनों का। देखिए एक बात सुने कि 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, और यानी जनरल याहिया से लेकर जब फील्ड मार्शल अयूब खान इख्तिदार में थे तो उस वक्त तो मैं एक स्टूडेंट तालिब इल्म था और इब्तदाई तौर पर कदम रखा मैंने सहाफ़त में। लेकिन उसके बाद जितने भी हुक्मरान रहे हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, कम व बेश सबसे मिलने का मौका मिला। और कई जो थे बहुत से उनके बहुत करीब से उनको देखने का मौका मिला, बाज़ को दूर से देखने का। लेकिन इसमें
जो जनरल बाजवा है, इन्हें कैसा पाया? वो एक आउटस्टैंडिंग। अच्छा। पाकिस्तान किन हवालों से है? किन हवालों? इसलिए कि उनके यहाँ एक तो पहली बात तो ये कि वो बहुत उनकी नज़र तारीख पर भी है और यूरोप की तारीख पर ख़ास तौर पर, और वो जो इस वक्त ज़माना हाल है इसमें भी उनकी नज़र एक एक बात पे होती है। जब उनसे गुफ्तगू होती है तो वो एक एक आर्टिकल अखबारों में छपने वाला, बैनुल अक़वामी अखबारात में तज्ज़िये और अंदाज़े, हर चीज़ उनकी नज़र में होती है। फॉरेन अफेयर्स बिलखुसूस फॉरेन, तो इसकी बड़ी गिरफ्त है। सही है। और दूसरी बात ये कि उनकी अप्रोच जो है वो एक मुख्तलिफ अप्रोच है, यानी वो एक सरकारी किस्म की और एक लगी बंदी अप्रोच नहीं, जिस तरह से उन्होंने राहदारी जो है करतारपुर की, पर इस तरीके से इंडिया के साथ भी, यानी वो शख्स हैं जो मामला करना चाहते हैं, जो हमारे रास्ते, तजारती रास्ते खोलना चाहते हैं, तो ये जो टेंशन जो है इसे कम करना चाहते हैं। तो ये इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जनरल बाजवा जो हैं उनका वजूद इस लिहाज से एक, मैं समझता हूँ, बड़ा नेमत है कि एक ऐसा रोशन दिमाग और बेदार मग़ज़ जो है वो शख्स जो है इस वक्त फ़ौज का सरबराह है। और हमारे दोस्त मेजर आमिर जब से बाजवा साहब इक़्तिदार में आए वो मुसलसल मुझे ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अफगानिस्तान के मसले के हल करने में किरदार अदा कर सके। आपने देखा कि उसमें एक कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया। देखिए वहाँ पे 21 तोपों की सलामी पेश की गई। और देखिए हम ये कहते हैं ना, गुफ्तगू में तो हम ये कहते हैं कि ये जो अदारे हैं वो बालातर होते हैं अशख़ास से, अफराद से, और अफराद की अहमियत जो है अदारों के मुकाबले में कम है। लेकिन अगर आप वाक़याती तौर पर देखें तो अशख़ास जो हैं उनको आप अदारों से कम तर यानी मुकाम नहीं दे सकते। हमारे दोस्त जो थे सूफ़ी बुज़ुर्ग वासिफ़ अली वासिफ़, वो ये कहा करते थे कि मैं 8 या 10 अफराद दुनिया की तारीख से निकाल देता हूँ, तो मुझे दुनिया की तारीख लिख के दिखा दो। नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना। हाँ। तो अफराद, इसी तरह से आप देखें ना क्रिकेट टीम में अगर उस वक्त 92 में इमरान खान ना होते, अफराद मैटर करते हैं, जो लीड कर रहा हो मैटर करता है। और ये ठीक है कि मुलाजमत की बंधने हैं, 3 साल के दायरे में हम फंसे होते हैं, इसके बावजूद इससे ऊपर उठकर भी फैसले करने चाहिए और किए गए हैं। अब देखिए जनरल ज़ियाउल हक, एक ब्रेक ले लूँ मैं ज़रा, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, फिर ये शामी साहब ज़रा माजी में भी झांक रहे हैं और साथ जनरल बाजवा साहब की शख्सियत का भी जायज़ा ले रहे हैं। शामी साहब आपकी मुलाकातें रही हैं माजी करीब में जनरल बाजवा साहब से? हाँ जी बिल्कुल, बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जायज़ा हम ले रहे हैं कि मुल्की सूरत हाल हो या बैरूनी मुहाज़ हूँ, खारजा मुहाज़ हूँ, सिक्योरिटी के मसाइल हूँ, वहाँ पर जनरल बाजवा साहब की जो क़यादत है वो खुल कर निखर कर सामने आई और उनके टेन्योर में कई माइलस्टोन हैं जिनके लिए उनके नाम के साथ व्यवस्था रहेंगे और याद रखेंगे। शामी साहब आप बात कर रहे थे कि आपकी इनसे मुलाकातें रही और आपने बड़ा आउटस्टैंडिंग जनरल। अब मुलाकातें तो मैं नहीं कह सकता, यानी मुलाकातें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तफसीली बातचीत उनसे होती रही, ऐसी जरूर है जिनमें आप जान सकें। एक मुलाकात काफ़ी तवील हुई, उसके बाद मिलने का इत्तफाक हुआ उनसे, तो बातचीत का भी, तबादला ख्याल का भी। देखिए एक मैंने तो पहले अर्ज़ किया ना, कुछ पढ़े लिखे और दूर तक मुस्तकबिल पे नज़र रखने वाले शख्स हैं और एक आउटस्टैंडिंग है, ऐसी बात नहीं है। एक नॉर्मल आप उनको फौजी अफसर नहीं कह सकते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि जनरल ज़ियाउल हक जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने अपने आप को एक्सटेंशन दे दी, वो टिल फर्दर ऑर्डर्स, और कई साल फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टिल फर्दर ऑर्डर पे चलते रहे, ठीक है ना। इसी तरीके से परवेज़ मुशर्रफ आए, उन्होंने भी उसको फॉलो किया, टिल फर्दर ऑर्डर्स। देखिए अगर जनरल ज़ियाउल हक जो है 3 साल का टेन्योर तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर जनरल ज़ियाउल हक 3 साल का टेन्योर पूरा करके रिटायर हो जाते तो शायद अफ़गानिस्तान में जो मज़ाहमत की सपोर्ट आपने इस तरीके से की है वो ना हो पाती। और आपने देखा कि उनके रुखसत होने के बाद सोवियत फ़ौजें तो रुखसत हो चुकी थी, उनकी ज़िंदगी में तय हो चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, लेकिन उसको आप संभाल नहीं पाए फिर। तो इसलिए जनरल ज़ियाउल एक पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि सोवियत यूनियन जो है
वो उसकी फौजें वापस बुलानी पड़ी उसको अफगानिस्तान से, हजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन उनको उसको समेटा नहीं जा सका। अफराद अपना किरदार अदा करते हैं, और ये जो ये वो तो नहीं लिखा हुआ क्योंकि अल्लाह का हुक्म तो नहीं है कि 3 साल, आईनी तो आईनी है, गुंजाइश है, आईन के अंदर गुंजाइश है, और आप किसी शख्स की खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। और ये कोई, इसलिए मैं समझता हूँ एक बेहतर फैसला किया, अगरचे इमरान खान साहब के लिए ये फैसला मुश्किल फैसला था, क्योंकि उनके मुतअद्दद ऐसे अक़वाल मौजूद हैं, वो गुफ्तगू कर चुके जिसमें वो एक्सटेंशन की मुखालफत कर चुके थे जगह जगह। वो कहते हैं एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जब आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में होते हैं तो हालात वाक़यात जो जिस तरह दिखाई देते हैं वो फिर नजरी सियासत जो है वो काम नहीं आती वहाँ। सही है। तो एक उन्होंने एक अपने बहुत सी बातें जो कही हुई थी उनको नज़रअंदाज करके जो एक फैसला किया है, मैं समझता हूँ इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। और मगर एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो सियासी मामलात हैं उनको सियासी तरीक़े से हल करना चाहिए। और वो जो उसके हम हमेशा ये समझते हैं, जब यानी भुट्टो साहब उनके ख़िलाफ़ तहरीक उठी और अपोजिशन का उनके दरमियान तसादुम हो रहा था, तो फ़ौज पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ खड़ी थी। एक बाकायदा बयान जारी किया तीनों अफवाज के सरबराह ने, और कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। और जो मुज़ाकरात हो रहे थे PNA के साथ, उसमें जनरल ज़ियाउल हक़, बल्कि उनको बुलाया गया यानी बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ करने के लिए, उनकी झड़प हुई वहाँ राजा नसरुल्लाह खान से। लेकिन फिर हमने देखा कि उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और उसी फौज ने उसको इक़दाम करना। ठीक है, लेकिन आप बता रहे हैं कि माजी में ऐसा, लेकिन मसला हमें हालात, मैं ये नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ सियासी हालात जो हैं सियासतदानों पर लाजिम है वो उन्हें संभालें। ठीक, लेकिन इनका इन मौजूदा हालात का मवाजना उन हालात से तो बनता नहीं फिलहाल। अभी जब आप ऐसी कोई तहरीक भी नहीं है PNA, जब आप तहरीक उठ जाती है, उठ सकती है। आज APC कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बिलावल भी नहीं थे, शहबाज शरीफ भी नहीं थे, की तो कमर में तकलीफ है, और बिलावल ये गिलगित-बल्तिस्तान गए हुए थे। मगर मौलाना मुफ्ती महमूद के फरजंदे अर्जमन जो है मौलाना फजलुर रहमान उसकी सदारत कर रहे थे, अब वो वक्त तो रहा नहीं। मगर अभी देखिए आप ऐसी कोई तहरीक है नहीं ना फिलहाल, ऐसी कोई हाल नहीं है। एक बात समझ लें कि ये जो सियासत है ना, ये कोई इसको गर्म होते हुए और सर्द होते हुए देर नहीं लगती, पानी से बर्फ बन जाती है और बर्फ से पानी बन जाता है। अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। अब आखिरी मिनट रह गया, मैं जिक्र करना चाहूँगा बिलखुसूस आज डॉक्टर फैसल मसूद साहब का, पाकिस्तान के नामवर फिजिशियन, बहुत बड़े उस्ताद और बहुत ही उम्दा और बड़े डॉक्टर, उतनी अच्छे इंसान, वो चल बसे। देखिए, डॉक्टर फैसल मसूद पाकिस्तान के नंबर 1 डॉक्टर ऑफ मेडिसिन समझे जाते थे। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने, जैसे हम एक देते हैं ना हकीम अजमल खां की मिसालें देते हैं वाक़यात, उसी तरीके से तह तक पहुंचते थे, तशखीस करते थे। बेशुमार हज़ारों मरीज़ जो हैं उनकी मसीहाई जो है उससे उन्होंने इस्तेफादा किया, और बहुत दुबले पतले रेगुलर ज़िंदगी गुजारने वाले, बड़े लगे बंदे, ज़ाब्तों के पाबंद, और एक बहुत हमदर्द इंसान, और अपने क्लिनिक में बैठे और दिल का दौरा पड़ा, और थोड़े कदम के फासले पर अस्पताल था और वहां पहुंच नहीं सके, जाने आफरी के सपोर्ट कर दी। हजारों शदीद बारिश में हजारों अफराद उनके शागिर्द जो थे उन्होंने उनको अलविदा कहा, उनका नमाज जनाजा अदा हुई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और देखिए सर, अभी हम सबको ये सबक है वो कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है। चले नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। मकबूदा जम्मू कश्मीर का कल तफसील से हम जिक्र करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.